नमस्कार, आदाब। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं। वो तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है। उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाबली हैं और इस पार्टी को भला कौन नहीं जानता। ब्रह्मांड की भी सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है इसकी पार्टी, खासकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि आप नहीं जानते। हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने आज करने जा रहे हैं जो जानना चाहिए, और अगर आप जानते हैं तो उसमें और कुछ इजाफा हो सकता है आपकी जानकारी में। आज से ठीक 39 साल पहले 6 अप्रैल को ये पार्टी गठित हुई 1980 में। इसके पहले ये पार्टी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था। आपको याद होगा उस दौरान जब बिहार, गुजरात हर जगह आंदोलन चला था। और इसके बाद से इस पार्टी ने 39 वर्षों के इस सफ़र में बहुत सारे ऐसे इसके काम रहे हैं जिसके बारे में देश में, दुनिया में बहुत सारे विवाद, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन इस पार्टी को कामयाबी मिली। दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी के जो एक बड़े स्तंभ, जिनको कहा जा सकता है पिलर, और जिन्होंने इस पार्टी को 2 लोगों की पार्टी, 2 सांसदों की पार्टी से इतनी बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर थे आरएसएस द्वारा फ्लोटेड इस पार्टी के। उस पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल यानी पार्टी के स्थापना दिवस से महज 2 दिन पहले 4 अप्रैल को एक ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग में जो उन्होंने कहा है, मैं उसका आपको हिंदी अनुवाद सुनाता हूं क्योंकि ब्लॉग मूलतः अंग्रेजी में है। वो हिंदी में जो लिखा है वो ये कहा उन्होंने। पहली बात उन्होंने कही है कि भारत की डेमोक्रेसी का एसेंस है उसकी विविधता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरी बात उन्होंने जो कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी पार्टी ने अपनी स्थापना से ही उन लोगों को कभी अपना शत्रु या देश का द्रोही नहीं माना, देश विरोधी नहीं माना, जो हमसे राजनीतिक तौर पे असहमत हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि पार्टी हमेशा इस बात की समर्थक रही कि लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार तय करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक इतने बुज़ुर्ग जो 91 साल के हैं, बहुत बड़े हैं मेरे से उम्र में, और वो कराची में उनकी पैदाइश 1927 में हुई थी 8 नवंबर को। हम चाहते हैं कि वो 100 साल जीवें, उसके बाद भी जिएं और स्वस्थ रहें। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि आडवाणी जी आज ये बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए कि उनको दरकिनार कर दिया है उनके शिष्य ने। जिस व्यक्ति को गुजरात के दंगों के बाद, जब पूरे देश में उनके खिलाफ इल्ज़ाम थे, जब पूरे देश में उनके खिलाफ सवाल उठ रहे थे, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी ने न केवल उनका बचाव किया, बल्कि गद्दी में बने रहने के लिए अपनी पार्टी के अंदर एक लॉबिंग भी की। और ये लाल कृष्ण आडवाणी ही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को स्थापित किया, बड़ा नेता बनाया। और अल्टीमेटली जब लाल कृष्ण आडवाणी 2013 में स्वयं प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते थे, तो वही उनके शिष्य ने उनको रिप्लेस कर दिया और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए भारतीय जनता पार्टी में। और 2014 के चुनाव में वो जब बहुमत मिला पार्टी को, तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शक बन गए। तो मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद वो लगातार छटपटाते रहे हैं, बेचैन रहे हैं। आमतौर पे जितने पार्टी के इस तरह के नेता हैं इस कैटेगरी के, आज वो सेकुलर अपने को बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि वो उस कम्युनलिज्म, उस जहरीले विचारधारा से अपने को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक ढोंग है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुरली मनोहर जोशी जी हों या लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोगों का दिल पसीज रहा हो और सहानुभूति उनके प्रति प्रकट कर रहे हों। लेकिन मैं निजी तौर पे और एक पत्रकार के रूप में, जिसने भारत की सामाजिकता को, भारत की राजनीति को पिछले 30-35 सालों से कवर कर रहा है, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को भी एक तरह से नज़दीक से देखा है। मैं उनकी मिनिस्ट्री को भी कवर करता रहा लंबे समय। मैं कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रति कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करना चाहता, न मुझे कोई सिंपैथी है जो आज वो कह रहे हैं कि भारत विविधता का समाज है और भारत की डेमोक्रेसी में उनका यकीन है और भारत में सबको बराबरी का हक है। और भारत ये भी कह रहे हैं, एक तरह से वो अपने शिष्य
नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, जिसने पूरे देश में नफरत की राजनीति को स्थापित किया है, एक तरह से उससे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है ये नकली है। मुझे लगता है ये अवसरवादिता है। मुझे लगता है कि ये उस वक्त बात कही जा रही है जब उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है। और यहीं पर मैं समझता हूं कि आडवाणी जी से यह सवाल किया जाना चाहिए, और वो सवाल ये है कि 2014 से लेकर के और अब तक, यानी 4 अप्रैल तक, इस देश में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ है। नफरत की राजनीति को जिस तरह सत्ता की संस्कृति में तब्दील कर दिया गया है, जिस तरह भारत के संविधान को लगभग, उसका वजूद जरूर है कागज में, किताबों में, लेकिन उसको मटिया मेट कर दिया गया है, उसके बुनियादी उसूलों पर हमला किया गया है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बार भी मुंह खोला? क्या उन्होंने एक बार भी सवाल खड़ा किया कि यह क्या किया जा रहा है? और दूसरी बात, क्या वो ये भूल गए कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो एक तरह से जब उन्होंने अपनी रथ यात्रा निकाली थी, और वो रथ यात्रा थी 23 अक्टूबर 1980 को, जब वो समस्तीपुर में अरेस्ट किए गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मैं नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्टर के तौर पे उस रथ यात्रा पर नज़र रख रहा था। जब ये अयोध्या के लिए सोमनाथ मंदिर से निकले थे, तो बैकरूम मैनेजर नरेंद्र मोदी थे उनकी रथ यात्रा के। बैकरूम मैनेजर प्रमोद महाजन सामने दिखते थे, लेकिन सारा का सारा इंतजाम जो हो रहा था, जो टीम कर रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी सबसे महत्वपूर्ण थे, और हमेशा उनके साथ वो उस रथ यात्रा में चले। रथ यात्रा के बाद जब वो अरेस्ट हो गए, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को याद होगा, और मुझे नहीं लगता कि उनको भूलना चाहिए कि उस रथ यात्रा, शिलान्यास और जितने इस तरह के उनके राजनीतिक कर्मकांड हुए, और उसके बाद गोधरा, आपको अच्छी तरह याद होगा, इन सबके बीच में कितने लोग मारे गए, कितने लोग सांप्रदायिक दंगों में विक्टिम बने। जितने लोग मारे गए उनका आंकड़ा भारत सरकार या राज्य सरकारों के ऑफिशियल जो उनके आंकड़े होते हैं उसमें दर्ज नहीं होगा। लेकिन क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी अफसोस किया? क्या उन्होंने आत्मनिंदा की? क्या उन्होंने कभी आत्मालोचना की? उन्होंने किताब भी लिखी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। मैंने उस किताब में कहीं भी ये नहीं देखा कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जो गलतियां उनसे हुई उन पर कभी उन्होंने अफसोस जाहिर किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या गोधरा के बारे में उन्होंने कुछ कहा? गोधरा के बारे में फौरन उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को डिफेंड किया, और उनको सत्ता में क्यों बने रहना चाहिए, इस पर उन्होंने लॉजिक बुनी। तो लाल कृष्ण आडवाणी से एक सवाल फिर और होना चाहिए कि आज जब वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी विविधता का सम्मान करती है, डेमोक्रेसी का सम्मान करती है, किस मुंह से कह रहे हैं? और किस मुंह से वो ये चाहते हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं इस देश के, जो इस देश के लोकतंत्रवादी लोग हैं, वो उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें, उनके प्रति ये माने कि वो अब बदल गए हैं। ये बदलाव क्या सिर्फ आपके सम्मान और आपके पद न मिलने का परिणाम है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको बाहर कर दिया है, लगभग आपको बेमतलब कर दिया है? देखिए, ये जो आज नफरत की राजनीति है, जो राजनीति का सियासी जो जहर फैलाया गया है इस देश में, उसके पितामह तो आप हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। आप इस जहरीली राजनीति के पितामह हैं, ये आप मत भूलिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में अगर सचमुच आपको सहानुभूति चाहिए इस देश के सेकुलर लोगों से, इस देश के डेमोक्रेट से, इस देश के लोकतंत्रवादी लोगों से, तो आपको अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन के बड़े हिस्से की आत्मनिंदा करनी चाहिए। आपको आरएसएस, जिसने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पैदाइश की है, जिसने उसको पैदा किया है, आपको उसके प्रति क्रिटिकल होना चाहिए। आपको उस राजनीति को खारिज करना चाहिए जो राजनीति केवल अपने इस वैचारिकता के आड़ में संविधान का निषेध करती है, और वो ये है कि हिंदू राष्ट्र, किस तरह के हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं? क्या आपकी पार्टी दलितों के पक्ष में है? क्या आदिवासियों के पक्ष में है? क्या पिछड़ों के पक्ष में है? किस हिंदुत्व की बात आप करते हैं? क्या हिंदू धर्म हिंदुत्व है? किसके पक्ष में आप हैं? तो मुझे लगता है कि ये बेसिक सवाल हैं जो आज उनसे पूछा जाना चाहिए। इस देश में कट्टरता
अज्ञान, अंधविश्वास और अफवाह पर बेपराह भरोसा करने वाली एक भीड़ पैदा की गई है। एक ऐसी भीड़ जो सड़क चलते, ट्रेन में चलते, बस में चलते कहीं भी किसी को मार डालने का दुस्साहस रखती है। वो ये सोचती तक नहीं कि वो क्या कर रही है। माफ कीजिएगा, आज़ादी के दौरान पार्टीशन जब हुआ था तब इस तरह का विद्वेष, इस तरह की कट्टरता जरूर कुछ क्षेत्रों में देश में थी, लेकिन जिस तरह कट्टरता का, नफरत का, जुगुप्सा का और अफवाह और अंधविश्वास आधारित सियासी इस जहर का जिस तरह फैलाव आज हुआ है इस देश में, उतना इस देश में पहले कभी नहीं था। और माफ कीजिएगा आडवाणी जी, आप इस बात से अपने को अलग नहीं कर सकते कि इस जहरीली राजनीति का रिश्ता कहीं ना कहीं आपसे भी है। इसलिए मैं अंत में फिर यही कहूँगा कि इस बात पर जरूर आपको, चूंकि आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आपको लिखना चाहिए कि ये इस देश का हिंदू धर्म हिंदुत्व में कैसे तब्दील हुआ, किसने तब्दील किया, किसने हिंदू धर्म को कट्टर बनाने का अभियान छेड़ा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर आपको आज गर्व करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी 39 वर्ष की हो गई और आप 91 वर्ष के हो गए। आपको ज़रूर पीछे झांकना चाहिए कि आखिर वो गलतियां कहाँ से हुई। माफ़ कीजिएगा, ये सत्ता है, वो चलेगी, आपकी पार्टी भी चलेगी, वो शहर भी रहेंगे जहां आप पैदा हुए। आप कराची में पैदा हुए, आप गांधीनगर से लगातार विजयी हुए, और वो शहर भी बना रहेगा। लेकिन जिस तरह की जनरेशन, जिस तरह के लोग, जिस तरह की आवाम, जिस तरह की भीड़ हम पैदा कर रहे हैं, जिस तरह अपने नौजवान पीढ़ी के दिलों में, दिमागों को हम खराब कर रहे हैं, उसके लिए ये देश, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का इतिहास, यहाँ का भविष्य सब कुछ प्रभावित होगा। आडवाणी जी, मुझे लगता है इस अवसर पर जबकि आपने सेल्फ क्रिटिकल, अपनी आत्मालोचना का एक तरह से दिखावा किया है, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है कि मुझे आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आपको ज़रूर अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि ये विषबेल, ये जहरीला जो माहौल पैदा हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।